6 जनवरी 2021 पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हार जाने के बाद उनके समर्थकों द्वारा अमेरिका की संसद पर अवैध तरीके से हमला किया गया और वहां पर घुसने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। इस पूरी घटना को हम कैपिटल हिल्स राइट के नाम से जानते हैं। अब हाल ही में ब्राजील में भी हमें इसी तरह की एक घटना देखने को मिली है, जहां पर दंगाइयों द्वारा ब्राजील की सरकार की जो तमाम इमारतें हैं उन इमारतों में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की गई है। इसके बाद दुनिया भर में तमाम नेताओं द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरी घटना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्राजील में हुआ क्या है और ब्राजील में जो हुआ है उसके कारण क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है इसको समझेंगे और अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो है वो मेंस का होगा। इसके अलावा आज की जो हमारी वीडियो है वो GS पेपर 2 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने अपनी जो खबर ली है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से ली है और इस खबर में भी मुख्य तौर पर ब्राजील में हमें जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं उन घटनाओं पर बात की गई है और साथ ही ब्राजील की ये जो घटना है, जो दंगे हुए हैं, उन घटनाओं का किसी दुनिया के लोकतंत्र पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है उस प्रभाव को भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ब्राजील में हुआ क्या है, ब्राजील में किस तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पर बात करते हैं। तो दरअसल ब्राजील में कई लोगों द्वारा, कई दंगाइयों द्वारा, कई विरोध प्रदर्शनकारियों द्वारा वहां की प्रमुख सरकारी इमारतों में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की गई, इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश की गई। कौन कौन सी सरकारी इमारतें थी? तो इसमें वहां की कांग्रेस शामिल थी, यानी संसद भवन शामिल था। इसके अलावा वहां की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग शामिल थी और वहां का राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस भी शामिल था। तो इस तरह से जाहिर तौर पर वहां के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को चुनौती देने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संसद भवन है, वो वहां की विधायिका का प्रतिनिधित्व करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां की न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वो वहां की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जाहिर तौर पर सरकार के तीनों अंगों की जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं, जो प्रमुख इमारतें हैं, उन इमारतों में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस तरह की कई रिपोर्ट्स सामने आई कि उन लोगों द्वारा, जो विरोध प्रदर्शनकारी थे, उन लोगों ने बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ करने की कोशिश की और वहां पर कई प्रदर्शनकारियों ने चोरी, जो कीमती सामान उन बिल्डिंग्स में मौजूद थे, उन कीमती सामान को चुराने की भी कोशिश की गई। ऐसा कई रिपोर्ट्स में सामने आया है, कई रिपोर्ट्स में देखने को मिला है कि इन दंगाइयों की संख्या तकरीबन 4000 के आसपास थी और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा तकरीबन 1500 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इस तरह से ये स्थिति जो है प्रमुख तौर पर देखने को मिली है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाकामी के बाद जब स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना को रोकने में नाकाम रहा, तो इसके बाद अंततः सरकार द्वारा वहां पर सेना को भी बुलाया गया है, सेना की भी मदद ली जा रही है। तो ये तो घटना की बात हुई कि वहां पर किस तरह की घटना हुई है। इसके अलावा हम फोटोज में देख सकते हैं, कई फोटोज वायरल हुई हैं, कई वीडियोज देखने को मिली है कि किस तरह से लोगों द्वारा वहां की जो प्रमुख बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स पर कब्जा करने की कोशिश की गई, उन बिल्डिंग्स में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की गई। तो जाहिर तौर पर ब्राजील में ब्राजील के लोगों द्वारा वहां के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वहां की जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को खतरनाक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश को हमें बीते दिनों 8 जनवरी को देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरी दंगे की घटना के कारण क्या हैं और किस तरह से हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 30 अक्टूबर
2022 से जब ब्राजील में आम चुनावों के परिणाम सामने आते हैं और इन चुनावों में जीत होती है ब्राजील के लेफ्टिस्ट राजनेता लूला डिसिल्वा की, और इनके खिलाफ खड़े थे उस समय के ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन दोनों के बीच जो चुनाव लड़ा गया था वो चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत कांटे की टक्कर थी। इन चुनावों में लूला डिसिल्वा को तकरीबन 50.9% वोट प्राप्त हुए थे, जबकि जायर बोल्सोनारो को तकरीबन 49.1% वोट प्राप्त हुए थे। यानी जाहिर तौर पर दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर थी। अब जब इतने कम मार्जिन से जीत प्राप्त हुई है लूला डिसिल्वा को, तो जाहिर तौर पर जायर बोल्सोनारो इस तरह के आरोप जरूर लगाएंगे कि चुनावों में कुछ धांधली करने की कोशिश की गई थी, और ऐसे आरोप जायर बोल्सोनारो ने लगाए भी। उन्होंने ये आरोप लगाए कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो लूला डिसिल्वा हैं, जो कि इससे पहले भी 2 बार वहां पर राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने आम चुनावों में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, कुछ धांधली की थी, जिन्हीं की वजह से, इसी धांधली की वजह से इन्हें जीत प्राप्त हुई थी। तो इस तरह के आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों के बाद जो बोल्सोनारो के समर्थक थे उन समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने लगा जिस दिन परिणाम सामने आए। और परिणामों के सामने आने के बाद इन विरोध प्रदर्शनकारियों ने वहां पर जो सेना मुख्यालय है उस सेना मुख्यालय के सामने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सेना से ये मांग की कि सेना तख्ता पलट कर दे, यानी लूला डिसिल्वा की सरकार को गिरा दिया जाए और वहां पर सेना का शासन स्थापित किया जाए। तो इस तरह की मांग आम लोगों द्वारा सेना से की जाने लगी, लेकिन सेना ने इस तरह की कोई भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और ज्यादा तेजी से फैलने लगे। इसके बाद वहां पर जो चुनावी अदालत गठित की गई थी उस चुनावी अदालत ने भी लूला डिसिल्वा की जीत पर अपनी मोहर लगा दी, जीत की पुष्टि कर दी। और इसके बाद विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ने लगे और विरोध प्रदर्शनों में वहां की जो राजधानी है, ब्राजील की जो राजधानी है ब्रसीलिया, उस राजधानी में जो पुलिस मुख्यालय है, दंगाइयों द्वारा उस पुलिस मुख्यालय पर भी हमला कर दिया गया। इस पूरे हमले के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति पर यह आरोप था कि यह व्यक्ति 1 जनवरी 2023 को जब लूला डिसिल्वा अपने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले थे तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में इसने बम विस्फोट करने की योजना बनाई थी, लेकिन योजना से पहले ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आया 29 दिसंबर, यानी लूला डिसिल्वा के राष्ट्रपति बनने से 2 दिन पहले का दिन। 29 दिसंबर 2022 को जेर बोल्सोनारो अमेरिका चले गए सरकारी जहाज के जरिए। तो अब जेर बोल्सोनारो अमेरिका चले गए थे। इसके 2 दिन बाद 1 दिसंबर 2023 को लूला डिसिल्वा ने ब्राजील के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के बावजूद भी ब्राजील में दंगे रुक नहीं रहे थे। ब्राजील में लगातार प्रदर्शनकारियों द्वारा जेर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और यह विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच गया 8 जनवरी 2023 को, जब बोल्सोनारो के समर्थक वहां की जो 3 सरकारी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हमने पहले भी बात की, उन 3 सरकारी बिल्डिंग्स में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की। वहां पर तोड़फोड़ की गई, बिल्डिंग्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया और वहां की लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। तो इस तरह से ये पूरी घटना हमें देखने को मिली। इसके अलावा इस पूरी घटना के दौरान वहां का जो पुलिस प्रशासन रहा, उस पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठाए गए। सवाल दरअसल ये था कि जिस रास्ते से होकर विरोध प्रदर्शनकारी इन 3 बिल्डिंग्स तक पहुंचे थे वो रास्ता तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा था। ऐसे में पुलिस के सामने ये सवाल उठाया गया कि पुलिस ने 7 किलोमीटर लंबे रास्ते पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों प्रदर्शनकारियों को इन 3 महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स तक आने दिया गया। तो इस तरह के सवाल उठाए गए हैं और इन सवालों की जांच भी की जानी जरूरी है कि अभी तक इस पूरे घटना को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी। तो ये तो हिंसा के कारण और उसकी पृष्ठभूमि पर बात हुई। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस पूरी घटना के लिए हम जिम्मेदार किसको ठहरा सकते हैं। तो जिस समय ये पूरी घटना देखने को मिली थी उस समय ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ब्राजील की राजधानी में, यानी ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में मौजूद नहीं थे। इस पूरी घटना के बाद जब वो शाम को अपनी राजधानी में पहुंचे, जब उन्होंने उस पूरी क्षेत्र में जहां पर घटना हुई थी उसका जायजा लिया, तो उन्होंने
स्पष्ट तौर पर जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं यानी जेर बोल्सोनारो, उनको इस पूरी घटना के लिए दोषी ठहराया है और ठहराया भी जाना चाहिए। अब वैसे तो प्रत्यक्ष तौर पर जेर बोल्सोनारो ने कोई भी आग्रह नहीं किया था कि उनके जो समर्थक हैं वो बाहर आए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अप्रत्यक्ष तरीके से आम लोगों के बीच झूठ फैलाया कि चुनावों में कुछ गड़बड़ी की गई थी, चुनावों में धांधली करने की कोशिश की गई थी, और इसी फेक न्यूज की वजह से लोग जमीनी स्तर पर आने लगे, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि लोग व्यक्तियों की पूजा करते हैं। तो जाहिर तौर पर जब एक बड़े व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, जो एक लीडर आपसे कुछ कहता है, तो आप विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। भारत में भी इस तरह का होता है, लेकिन ब्राजील में एक अलग स्तर पर हुआ। तो जाहिर तौर पर हम जेर बोल्सोनारो को इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं। इसके अलावा ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति ने वहां की आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघीय सरकार है, उस संघीय सरकार को तमाम तरह की शक्तियां प्रदान की हैं कि वो सरकार इस पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए, पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए किसी भी तरह का कदम उठा सकती है। यानी सरकार को बहुत तरह की विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अलावा जांच करने की बात भी की जा रही है कि आखिर इस पूरी घटना के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों को सजा दिए जाने की बात भी की जा रही है। क्योंकि जो ब्रासीलिया है, ब्राजील की जो राजधानी है, वो ब्राजील के सेंटर में मौजूद है, लेकिन इस पूरी घटना में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मौजूद थे जिन्हें ब्राजील के तमाम अन्य क्षेत्रों से लाया गया था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी घटना हुई है, जो पूरा दंगे की घटना देखने को मिली है, ये संगठित रूप से आयोजित की गई थी। तो जाहिर तौर पर इस संगठन में कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार जरूर होगा, तो उस व्यक्ति को सजा दी जानी भी जरूरी है। इसके अलावा ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम है रोजा वेबर, इन्होंने भी ये कहा है कि इस पूरी घटना में जो पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, उस लापरवाही में कौन लोग जिम्मेदार हैं, इसके अलावा इस पूरी घटना में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही है, उस भूमिका की जांच की जानी भी जरूरी है। तो ये तो बात हुई कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था। अब अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं, आगे की राह की बात करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर ब्राजील की राजधानी में हमें जिस तरह की घटना देखने को मिली है, ये घटना न केवल ब्राजील के लोकतंत्र के लिए बल्कि दुनिया भर के तमाम अन्य देशों के लोकतंत्र के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए, किसी भी लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि वहां पर सत्ता का जो हस्तांतरण हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है वो पीसफुल तरीके से की जानी चाहिए। क्योंकि यदि पीसफुल तरीके से नहीं होगी तो वहां का लोकतंत्र जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और वहां पर एक तानाशाही शासन स्थापित कर लिया जाएगा। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किसी भी देश में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और भारतीय लोकतंत्र का ये मूल सिद्धांत भी रहा है, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। जबकि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका में हमें इस तरह की घटना जरूर देखने को मिली है। साल 2021 में हमने पहले ही बात की कि साल 2021 में अमेरिका में कैपिटल हिल्स राइट देखने को मिले थे, जिनमें जो ट्रंप के समर्थक थे उन्होंने अमेरिकी संसद में घुसने की कोशिश की थी, वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। लेकिन सबसे विशेष बात यह रही है कि भारत में अभी तक इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली है। तो जाहिर तौर पर दुनिया भर के तमाम अन्य देशों को, खासतौर पर ब्राजील जैसे देशों को भारत से कुछ सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमें किन किन तरह के प्रयासों को करने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल का जवाब लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि किसी भी देश के लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हालिया संदर्भ में कथन की विवेचना कीजिए, यानी आपको बताना है कि किस तरह से पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर किसी देश के लोकतंत्र को बनाए रखने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और भारतीय लोकतंत्र का ये केंद्रीय सिद्धांत भी रहा है। तो आपको हालिया संदर्भों की बात करनी है। 2021 में जो अमेरिका में राइट्स हुए थे उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राजील में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उनकी बात कर सकते हैं। और यदि आपको भारत में क्षेत्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कोई घटना मिलती है तो आप उस घटना की भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ब्राजील किस महाद्वीप का हिस्सा है, कौन से महाद्वीप में आता है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।